हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं 4 अगस्त का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज प्लस उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। क्लियर? ये वीडियो किन किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप किसी एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, क्लैट या अदर किसी ऐसे एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं जिसमें जर्नल करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinglajain@gmail.com। इसके अलावा मेरी इस वीडियो का और अन्य जो भी हमारे चैनल की ऑफिशियल वीडियोस होती हैं उनका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया इस लोगों को जरूर देखिएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज पे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा एड्रेस है जतिन सिंगला 10103। क्लियर? चलिए लेते हैं आज की पहली न्यूज। पहली न्यूज जुड़ी है फादर ऑफ नेशन, दैट इज महात्मा गांधी से। आपको पता होगा कि जो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, जिन्हें फादर ऑफ नेशन का खिताब दिया गया महात्मा गांधी, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है 2 अक्टूबर 1869 को। ये उनका बर्थ डेट था, तो हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। तो अगर 1869 में 151 ईयर जोड़ दिए जाए तो ये बनेंगे 2020। तो इस साल 2 अक्टूबर 2020 को हम महात्मा गांधी का 151st बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे। और इसी बर्थ एनिवर्सरी पर यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, यूके की तरफ से कॉइन इशू किए जा रहे हैं टू ऑनर महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि किस नेशन की तरफ से हाल ही में महात्मा गांधी की आने वाली बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो है कॉइन इशू किए गए हैं, और वो इंडिया नहीं है, वो है यूके, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? अब आगे देखते हैं। ब्रिटेन इज कंसिडरिंग मिंटिंग अ कॉइन टू कमेमोरेट महात्मा गांधी. The consideration is seen as a part of effort to celebrate achievement of the people from the black, Asian and other minority ethnic. देखिए इसमें क्या कहा गया है, ब्रिटेन के अंदर एक छोटा सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस बात को फ्रंट पे रखना होता है कि उनके यहां पर वो लोगों की लाइफ भी मैटर करती है जो किसी ना किसी तरीके से पास्ट के अंदर ब्रिटेन से जुड़े हुए थे, चाहे वो कोई ब्लैक कम्युनिटी है, चाहे वो कोई एशियन कम्युनिटी है, या फिर अदर माइनॉरिटी या एथनिक कम्युनिटी है। क्लियर? इसके अलावा आजकल अगर आप न्यूज में देखेंगे, यूएसए के अंदर एक अमेरिकन अफ्रीकन की या अफ्रीकन अमेरिकन की पुलिस के साथ जो है एक छोटी सी हंगामे में डेथ हो गई, जिसमें पुलिस वालों को कसूरवार ठहराया गया, जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड्स। इसमें एक वीडियो सामने आई जिसमें पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पुलिस के द्वारा 9 मिनट के लिए इनके वो कंप्लीटेड ब्रूटली टॉर्चर किया गया, जिससे जॉर्ज फ्लॉयड की मौत होगी। उसके बाद ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूएसए हुआ, ठीक है, फ्रांस हुआ, और बहुत सारी कंट्रीज में जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर रैलियां करी, या ये कह लीजिए बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया। तो एक तरीके से यहां पर यूनाइटेड किंगडम ये दिखाना चाहता है कि हमारे यहां पर ब्लैक लाइफ जो है वो मैटर करती है, क्योंकि उन विरोध प्रदर्शन में कुछ देश यूनाइटेड किंगडम के भी थे। हमारे यहां पर ब्लैक लाइफ क्या करती है? मैटर करती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, द ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिटन अ लेटर टू रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी। ब्रिटेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने एक लेटर लिखा है, और ये लेटर लिखा है रॉयल मिंट एडवाइजरी को। आपको यहां पर यह समझ लेना जरूरी है कि जो रॉयल मिंट एडवाइजरी है ये
ब्रिटेन के अंदर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो इस बात का डिसाइड करती है कि वहां की जो कॉइन होगा उसका साइज क्या होगा, उसका आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से कॉइन के रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो रॉयल मिंट एडवाइजरी के द्वारा लिए जाते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी या फिर जिसे RMAC बोलते हैं इज ए इंडिपेंडेंट कमेटी मेड अप ऑफ एक्सपर्ट्स हु रिकमेंड्स थीम्स एंड डिजाइंस फॉर द कॉइन। यानी कि सिक्कों के लिए कोई भी थीम डिसाइड करनी है या उनके लिए कोई भी डिजाइन डिसाइड करना है वो RMCA यानी कि रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा डिसाइड करी जाती है ब्रिटेन के अंदर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, और एक बात याद रखना कि जो RMAC है उनका अपना एक पर्सनल कैंपेन है जिसमें वो इस बात को जाहिर करते हैं लोगों के सामने, दैट इज वी टू बिल्ट ब्रिटेन, जिसका मतलब क्या होता है कि उन लोगों को फ्रंट पे रखना विच इज अश्वेत। अश्वेत का मतलब होता है नॉन वाइट पीपल, ठीक है, नॉन वाइट पीपल। मोटे मोटे तौर पर प्यारे बच्चों ये पूरी जो बात है इस बात पे आकर घूमती है। पहला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे कॉइन इशू करने का फैसला किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने यहां पर जो नॉन ब्लैक पीपल हैं, नॉन वाइट पीपल हैं, ठीक है, चाहे वो एशिया से हो चाहे वो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो, उनको परसुएड करना चाहता है, उन्हें ये एक तरीके का संदेश देना चाहता है कि वी आर विद यू और ब्लैक लाइफ मैटर, यानी कि काले लोगों की जिंदगी भी हमारे यहां मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? क्योंकि हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड जो कि USA के अंदर रहने वाले एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनकी पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन के अंदर मौत हो गई। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, USA और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में ब्लैक लाइव्स को लेकर बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म आपको 2 अक्टूबर 1869 को हुआ पोरबंदर गुजरात के अंदर, और इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली के अंदर। क्लियर। आप मुझे बताएंगे न्यू दिल्ली में प्लेस जहां पर मोहनदास करमचंद गांधी की डेथ हुई उस जगह का नाम क्या था दिल्ली के अंदर? नेक्स्ट, ही वॉज ए लॉयर, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि पेशे से वकील थे, राजनीतिकार थे, समाज सेवक थे, एंड बिकम द लीडर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। बहुत सारी ऐसी आजादी के आंदोलन थे जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के निगरानी में किया गया, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, क्लियर, जैसे डांडी मार्च हुआ, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स थी जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट, ही एडवोकेट फॉर द नॉन वायलेंस throughout his life and played a key role in India's struggle for the independence। सारी जिंदगी इन्होंने अपने यहां पर अहिंसा का जो है पालन किया, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। He is considered as the father of nation। क्लियर। इन्हें राष्ट्रपिता का भी टाइटल दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगली न्यूज है देश से। हाल ही में संस्कृत दिवस मनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और संस्कृत दिवस मनाया गया 3 अगस्त को। ओके, संस्कृत दिवस, देखिए, वर्ल्ड संस्कृत डे और संस्कृत दिवस इज आल्सो नोन एज विश्व संस्कृत दिनाम, आल्सो नोन एज विश्व संस्कृत दिनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन श्रावण पूर्णिमा विच इज पूर्णिमा डे, दैट इज फुल मून डे। ये याद रखिए, ये सावन महीने की फुल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, दैट इज ऑफ 3 अगस्त को, ये याद रखिएगा। क्लियर होगी बात। दिस ईयर द संस्कृत डे फॉल्स ऑन मंडे, दैट इज 3 अगस्त। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में कौन सा भाषाई दिवस मनाया गया है? तो ये दिवस मनाया गया संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, संस्कृत दिवस। याद रहे कि जो संस्कृत है वो लगभग
3500 ईयर्स एगो, इतने साल पुरानी मानी जाती है। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक मानी गई है कौन सी? हमारी संस्कृत। बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि आप कह सकते हैं हिंदी हुआ, तमिल हुआ, पंजाबी हुआ, इनका जो रूट है वो जाकर कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ा हुआ है। ये संस्कृत से ही बिगड़ के बनी है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है इज आल्सो टर्म्ड एज देववाणी, यानी कि द गॉड्स लैंग्वेज। संस्कृत भाषा को देववाणी यानी कि गॉड्स लैंग्वेज भी कहते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है संस्कृति भारती। संस्कृति भारती ये एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसका कोई मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मेन मकसद है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा को प्रमोट करना। तो मोटे मोटे तौर पर प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन क्या निकलते हैं? हाल ही में कौन सा भाषाई दिवस मनाया गया? संस्कृत दिवस। कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। बेसिकली ये सावन महीने की फुल पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो इस साल 3 अगस्त को है। संस्कृत भाषा को प्रमोट करने का जो जिम्मा है वो किस संस्था के पास है? संस्कृति भारती, जिसका मतलब होता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्कृत को, संस्कृत से जुड़ी हुई भाषाओं को, उससे जुड़े हुए एस्पेक्ट को प्रमोट करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं कोविड-19, नेवल कोविड-19 के ऊपर। मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम के लिए ये आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसके अलावा डेली लाइफ के बारे में भी आपको इनसे हेल्प मिलेगी। हाल ही में गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज किया है जिसमें यह कहा गया है कि टिल द 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त तक भारत में शुरू से लेकर अभी तक हम लोग 2 करोड़ यानी कि 2 करोड़ कोविड-19 के सैंपल यानी कि टेस्ट कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। ये अपने आप में एक लैंडमार्क है। ठीक है, याद रहे कि अभी तक हम लोग कोविड-19 से जुड़े हुए 2 करोड़ से ज्यादा सैंपल ले चुके हैं यानी कि टेस्टिंग कर चुके हैं। इनमें से आपको क्या याद रखना है? 3,81,027 जो सैंपल्स हैं यानी कि जो टेस्ट है वो हमने 2 अगस्त को किए थे, जो एज ए पर डे सबसे मैक्सिमम था इंडिया के अंदर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ डाटा और भी रिलीज किया है जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया के अंदर लगभग 1348 लैब्स हैं, यानी कि 1348 लैब्स हैं जो इस बात के लिए सक्षम है कि वो कोविड-19 का टेस्ट कर सके। इस 1348 लैब में से 914 लैब्स जो है वो गवर्नमेंट की है और 434 लैब्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर की हैं। ये नेक्स्ट फैक्ट है जो आपको कोविड-19 का याद रखना है। क्लियर होगी बात? क्या क्या बात याद रखेंगे कि हाल ही में भारत ने कोविड-19 की टेस्टिंग में कौन सा लैंडमार्क अचीव्ड किया है? दैट इज 2 करोड़ टेस्टिंग का। क्लियर होगी बात? इसमें यह भी बताया गया है कि हमारे यहां पर लगभग 1348 स्लैब है जिनको कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसमें से 914 लैब्स जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है और 434 प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड है। प्लस क्या याद रखेंगे हम लोग, अभी तक भारत के अंदर लगभग 11,86,000 पीपल जो है कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं। अगर ओवरऑल पूरे भारत की आप कवरेज रेट देखें तो ये आपको लगभग मिलेगी 69%। पूरे भारत की एट प्रेजेंट 69% जो है कवरेज रेट मिलेगी, रिकवरी रेट मिलेगी। क्लियर होगी बात? कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएंगे कि एज ए स्टेट, किस स्टेट की, एज ए स्टेट लगा लीजिए, यूटी लगा लीजिए, किसकी हाईएस्ट जो है रिकवरी रेट कौन सी है। क्लियर? हाईएस्ट रिकवरी रेट किस स्टेट की है भारत के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार निकल के गया है अभी, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड ई रक्षा बंधन, यानी कि इलेक्ट्रिक रक्षा बंधन। इसका मतलब क्या है देखिएगा, आंध्र प्रदेश
Chief Minister Y.S. Jagmohan Reddy on the eve of Raksha Bandhan launched ई-रक्षा बंधन। ई-रक्षा बंधन बेसिकली है क्या? ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें साइबर सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। फिर से सुनिए, ये ई रक्षा बंधन प्रोग्राम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। ये होगी आपकी दूसरी बात। नेक्स्ट बात आपने क्या याद रखनी है? ये प्रोग्राम जो है ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर आप देखते हैं बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि किसी का अकाउंट हैक हो गया, या फिर इंटरनेट के अंदर बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स को जो है हैक करके उनमें से पैसा निकाल लिया जाता है वगैरह वगैरह। दिस इज नोन एज द साइबर सिक्योरिटी। क्लियर? बेसिकली इंप्लीमेंटेशन करनी है थ्रू द ई रक्षा बंधन। एज मेनी एज 1 लाख वुमेन, गर्ल्स एंड द जनरल पब्लिक वुड बी ट्रेन्ड। इस प्रोग्राम के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर 1 लाख महिलाएं, लड़कियां और या फिर जो जनरल पब्लिक है उन्हें ट्रेंड किया जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है? क्लियर होगी बात? नेक्स्ट ओके, इंटरनेशनल वेबिनार लॉन्च किया गया है लोकमान्य तिलक के ऊपर। जैसे सेमिनार होता है प्यारे बच्चों, सेमिनार आजकल कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाता तो वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड वेबिनार। अभी आपको अगर पता हो, अब चलिए, आप भारत के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक की जो डेथ थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को मुंबई के अंदर। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को मुंबई के अंदर। तो अगर इस बार 1 अगस्त में 100 साल जोड़ दिए जाएं तो ये 100th यानी कि 100वीं डेथ सेरेमनी होगी बाल गंगाधर तिलक की। तो इंटरनेशनल वेबिनार लॉन्च किया गया है भारत के भूतपूर्व फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक, दैट इज बाल गंगाधर तिलक की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर। और ये कब थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो 100 साल जोड़ दिए जाए तो 1 अगस्त 2020 को इनके 100 साल हो गए डेथ एनिवर्सरी को। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या याद रखेंगे आप? लोकमान्य तिलक जो थे गर्म दल के नेता थे, गर्म दल के नेता थे। अगर आपने कभी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है तो उसमें 2 दल थे। वन इज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट जिसको गरम दल बोलते हैं, और वन इज कॉल्ड मॉडरेट्स जिनको नरम दल बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट के 3 जो लीडर्स थे वो मेन थे, जिनको हम बोलते हैं लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। ठीक है जी। और इसके अलावा जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें एक टाइटल दिया जाता है फादर ऑफ अनरेस्ट। भारत में अराजकता शुरू करने वाले जनक, अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ अराजकता शुरू करने वाले पहले सिटीजन कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक, इसलिए इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट बोला जाता है। कुछ और बातें भी हैं जो बाल गंगाधर तिलक के ऊपर याद रखेंगे, नॉर्मली एग्जाम में पूछ लेती है। बाल गंगाधर तिलक was a scholar, a writer, a mathematician and a philosopher. He was given the title Lokmanya, which means beloved leader by his follower. बाल गंगाधर तिलक जो अपने आप में एक लेखक थे, जो मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, समाज सेविक थे, उन्हें लोकमान्य तिलक का किताब दिया गया था ड्यूरिंग इट्स होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट के दौरान इन्हें लोकमान्य तिलक का किताब दिया गया, जिसका मतलब होता है कि उनके फॉलोवर्स के द्वारा उन्हें प्यार किया जाता है, बिलव्ड लीडर बाय हिज फॉलोवर्स। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट डेक्कन कॉलेज इन पुणे। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो डेक्कन कॉलेज पुणे से हासिल करी। He earned his bachelor degree in 1876 in mathematics and Sanskrit. 1876 के अंदर इन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ डिग्री हासिल करी मैथमेटिक्स एंड संस्कृत के अंदर। लेटर ही ऑल्सो स्टडी लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के अंदर इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी करी। इसके अलावा
लोकमान्य तिलक फाउंडर एंड एडिटेड 2 न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर जो थे, एडिटर थे उनके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछते हैं। केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा। एंड द नंबर वन मोर थिंग यू नीड टू अबाउट दैट कि जी नीड टू नो अबाउट दैट कि केसरी और मराठा की भाषाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। जो केसरी न्यूज़पेपर था वो लिखा जाता था मराठी भाषा में, और जो मराठा न्यूज़पेपर था वो लिखा जाता था इंग्लिश भाषा में। सो देयर आर द 2 न्यूज़पेपर रिटन बाय द बाल गंगाधर तिलक, वन इज कॉल्ड केसरी एंड अदर वन इज कॉल्ड मराठा। ओके, नेक्स्ट, he was imprisoned a number of times, a long stint at मांडले। मांडले एक जगह है आज के म्यांमार के अंदर, उस समय म्यांमार को बर्मा कहते थे। क्लियर, लगभग इन्हें 7 साल की सजा हुई थी मांडले के अंदर, ये जब जेल में गए थे। नेक्स्ट, इसके अलावा इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, जिनमें एक किताब है गीता रहस्य। ये एक तरीके का एनालिसिस है ऑफ कर्म योगा का, जो कि भागवत गीता का ही एक हिस्सा है। Who wrote the Gita Rahasya? So the Gita Rahasya was written by the बाल गंगाधर तिलक itself. क्लियर, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कर्म योग को, और जो कि गीता का ही एक हिस्सा है, अध्याय है। इसके अलावा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया। भारत में क्रांति के जनक किसे कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को। महात्मा गांधी डिस्क्राइब्ड लोकमान्य यानी कि बाल गंगाधर तिलक एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो महात्मा गांधी की तरफ से इन्हें आधुनिक भारत के जनक के तौर पर नाम दिया गया है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, व्हेन द बाल गंगाधर तिलक वाज डाइड, सो द महात्मा गांधी और द फादर ऑफ नेशन कोटेड सम वर्ड्स। जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई तो फादर ऑफ नेशन ने कुछ शब्द कहे थे जो क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं। टुडे आई लॉस्ट माई बिगेस्ट वेपन, टुडे आई लॉस्ट माई बिगेस्ट वेपन। ये शब्द महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहे? बाल गंगाधर तिलक। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओके, भारत के अंदर फर्स्ट मुस्लिम महिला वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मनाया गया है 1 अगस्त को। क्या बातें इसमें याद रखने वाली? 3-4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भारत यानी कि बीजेपी जो हमारी सेंटर की रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके द्वारा पहला मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया गया है 1 अगस्त को। क्यों मनाया गया है? देखिए, ये बात आपको याद रखनी है कि 1 अगस्त 2019 वॉज द डे जब ट्रिपल तलाक को इंडिया में पूरी तरीके से बैन किया गया था। क्लियर, ये एक तरीके का लॉ था जो मुस्लिम वुमेन से उनके मैटरनल यानी कि मैरिज से जुड़े हुए जो राइट्स थे वो छीनता था। तो इसे भारत में जो है पूरी तरीके से 1 अगस्त 2019 को बैन किया गया था। क्लियर होगी भाई, बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद ये 1 अगस्त 2020 जो हुआ, ये पहला डे बना मुस्लिम राइट्स डे। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 1, 2020। ऑन 1 अगस्त 2020 भारतीय जनता पार्टी ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द पास ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑन द राइट्स ऑन द मैरिज एक्ट, दैट इज 1 अगस्त 2019। भारत की जो केंद्र की रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ से 1 अगस्त 2020 को पहला मुस्लिम वुमेन्स अधिकार दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को बीजेपी की तरफ से प्रोटेक्शन ऑन द राइट ऑफ मैरिज एक्ट जो था पास किया गया था, जिसके तहत जो ट्रिपल तलाक है उसे भारत में क्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया। यानी कि अगर कोई भी महिला पुरुष अपने वुमेन जो है मुस्लिम पुरुष जो है अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है तो वो डायरेक्टली ट्रिपल तलाक 3 बार तलाक बोल के तलाक नहीं दे सकता। उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो दूसरी कम्युनिटी के लोग फॉलो करते हैं, यानी कि उसे डाइवोर्स पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और महिला को उसका अधिकार देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, सिंस द, अब ये गवर्नमेंट का डाटा है, गवर्नमेंट क्या कहना है, सिंस द पास ऑफ द ट्रिपल तलाक बिल इन 2019
द ट्रिपल तलाक केस हैव डिक्लाइंड बाय द अराउंड 82%। अब इसमें हमारी केंद्र सरकार का कहना है कि पिछले एक साल के अंदर भारत के अंदर जो ट्रिपल तलाक के केस थे उनमें 82% की डिक्लाइंड हुआ है, यानी कि लोग जो है अब डायरेक्टली ट्रिपल तलाक के लिए नहीं जाते, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देते हो तो आपको क्रिमिनलाइज्ड के अंदर सजा भी हो सकती है, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट के अंदर सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट, अब बात गौरतलब करने वाली यह है कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 75 से 80% की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू कम्युनिटी है। तो कभी कभार बीजेपी पे ये एलिगेशन लगता है कि वो जानबूझकर माइनॉरिटीज को सप्रेस करने की बात करती है, ठीक है, ये ज्यादातर जो है एक तरीके की धारणा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जहां की पॉपुलेशन मोर देन 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है और उन्होंने भी अपने यहां पर ट्रिपल तलाक को बैन कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर इजिप्ट जो था पहला ऐसा मुस्लिम कंट्री था जिसने 1929 के अंदर, देखिए कितने साल पहले ही, अपने यहां पर ट्रिपल तलाक को बैन कर रखा है, यानी कि अबॉलिश कर रखा है। इसके बाद सूडान और पाकिस्तान ने 1956 के अंदर अपने यहां पर ट्रिपल तलाक को बैन किया। बांग्लादेश ने 1972 के अंदर, इराक ने 1959 के अंदर, सीरिया ने 1953 के अंदर और मलेशिया ने 1969 के अंदर। प्यारे बच्चों, ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। और ये कंट्री जो है बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि मलेशिया है, इज ए वेरी डेवलप्ड कंट्री। बाकी कंट्रीज की मैं बात नहीं कर रहा। और इन कंट्रीज ने अपने यहां पर जो है ट्रिपल तलाक को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये दो न्यूज है अपॉइंटमेंट से। पहली न्यूज है डॉक्टर राजेश कुमार को अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी, यानी कि मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है मणिपुर राज्य का। मणिपुर की जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है, उनके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में मणिपुर राज्य की मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेश कुमार को। दूसरी न्यूज है मोहम्मद इरफान अली। यहां पर आप देख सकते हैं ये है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली जो है वो प्रेसिडेंट जो है बने हैं गुयाना कंट्री के। गुयाना कंट्री ये एक अफ्रीकन कंट्री है, याद रखिएगा, गुयान कंट्री के। तो हाल ही में गुयाना कंट्री के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो ये बना है मोहम्मद इरफान अली को। क्लियर जी, बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ है गुयाना के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है अर्थ साइंस के प्लस हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके पास, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। क्लियर, ये कैंपेन 6th क्लास से लेकर 11th क्लास तक के बच्चों में साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, यानी कि उसको जानने की इच्छा जगाने का काम करता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके बारे में। विद्यार्थी विज्ञान मंथन इज ए इनिशिएटिव ऑफ विज्ञान भारती that is called in collaboration with विज्ञान प्रसार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च that is called NCERT। इसमें कहा गया है कि जो एक्चुअल में विद्यार्थी विज्ञान मंथन है, इसका जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया है विंजना भारती के द्वारा। और विंजना भारती के साथ इसमें NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्लस भारत का एजुकेशन मिनिस्ट्री प्लस भारत का साइंस मिनिस्ट्री, इन सब ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से कंट्रोल में किसके रहेगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। कंट्रोल करेगा कौन इसे? एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में भारत के अंदर 6ठी कक्षा से लेकर 11th कक्षा तक के बच्चों के लिए साइंस को प्रमोट करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव चलाया गया है? दैट इज विद्यार्थी विज्ञान मंथन।
या किस मिनिस्टर के द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन लॉन्च किया गया? दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है विद्यार्थी विज्ञान मंथन का? नंबर 1, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन प्योर साइंस अमंग द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों के बीच में विज्ञान को लेकर रुचि पैदा करना। क्लियर? नेक्स्ट, टू एजुकेट द चिल्ड्रन अबाउट इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न एंड आल्सो द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे विद्यार्थियों को इस बात के लिए शिक्षित करना कि भारत का पुरातन समय से लेकर आधुनिक समय तक, यानी कि बहुत पहले से लेकर आज तक साइंस में क्या योगदान है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, टू प्रोवाइड मेंटोर्स फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू टेक फॉरवर्ड देयर वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस, विद्यार्थियों के लिए एक ऐसे मेंटोर की स्थापना करना, एक ऐसे पाथ की स्थापना करना ताकि वो आगे चलकर साइंस को अपना फील्ड चुन सके, एज ए जॉब, एज ए कैरियर, एज ए रिसर्च के तौर पर। विज्ञान जिज्ञासा इज अ नॉलेज सीकर ऑफ साइंस विल ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एट नेशनल लेवल। इसका जो मेन मकसद है वो है विज्ञान जिज्ञासा, यानी कि विद्यार्थियों के अंदर विज्ञान को लेकर जिज्ञासा पैदा करनी है। आपको प्यारे बच्चों सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी फीडबैक देते रहिएगा, सीखते रहिएगा और सिखाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।